3। हमने कल क्या क्या देख लिया कि वेस्टफेलिया की संधि से आईआर, जब नेशन स्टेट आता है तब वहां से आईआर का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, आईआर की जड़ें यहां से स्टार्ट होती है। उसके बाद 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक में जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की प्रवृत्ति का विकास हुआ, उसके कारण अंतरराष्ट्रीय संबंधों का दायरा परिष्कृत हुआ। अब यह यूरोप से उठकर अमेरिका, भारत, अफ्रीका इन तक पहुंचा। आगे 1920 से लेकर 1945 के दशक में क्या क्या घटना हुआ, इस सब की चर्चा हमने की। और अंतिम में हमने कल शीत युद्ध के दौर पर हमने चर्चा की। शीत युद्ध का आगाज कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसका उतना महत्व नहीं है, क्योंकि हमें विश्व इतिहास नहीं पढ़ना है। शीत युद्ध क्या था? दो शक्ति के खेमे में विश्व व्यवस्था बट गई थी। इसका एक का लीड अमेरिका कर रहा था, दूसरे का यूएसएसआर। दोनों के मध्य युद्ध जैसी परिस्थितियां होने के बावजूद युद्ध नहीं हुई। वर्चस्व का दौर चला। हर राष्ट्र चाहता था कि वो अपनी विचारधारा से, अपनी आर्थिक प्रणाली से दुनिया के देशों को प्रभावित कर ले। एक तरफ अमेरिका उदार लोकतांत्रिक मुक्त बाजार प्रणाली, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का सबसे बड़ा प्रवक्ता था, वहीं दूसरी तरफ सोवियत रूस जो है वो समाजवाद के मॉडल पे दुनिया को आगे बढ़ाना चाहता था। समाजवादी आर्थिक प्रणाली जहां राज्य का उत्पादन के साधन शक्तियों पर नियंत्रण होता है, ऐसी व्यवस्था बनाने की बात थी। और दोनों शक्ति संतुलन की राजनीति में पूरी विश्व व्यवस्था को एक नए मुकाम पर इन्होंने ले गया। कई बार ऐसा लगा कि मानो अब नाभिकीय युद्ध का खतरा है। उसमें कई पीक पॉइंट भी है, जैसे क्यूबा मिसाइल क्राइसिस वगैरह। अब ये सब बहुत पुराना हो गया, इतिहास हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं सोवियत रूस और अमेरिका के मध्य, वर्तमान में सोवियत रूस के विघटन के बाद रूस बना, तो रूस और अमेरिका के संबंधों में जो आज भी तलखी है, उसके पीछे उसकी जड़ कहां है इतिहास में। शुरुआत शीत युद्ध का कैसे होता है, मार्शल प्लान आपको बताया, और दूसरा ट्रूमैन डॉक्ट्रिन बताया। अब देखो ये मार्शल प्लान क्या था? जॉर्ज मार्शल अमेरिका के विदेश मंत्री थे। उन्होंने कहा कि जो भी देश हमारे साथ आएगा, जैसे यूरोप में हमला हुआ प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, यूरोप की अर्थव्यवस्था नेस्तनाबूद हो गई। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने आर्थिक राहत पैकेज दी कि यूरोप की इकोनॉमी को रिकवर करना है, यूरोपियन रिकवरी प्लान, और इसमें बिलियंस डॉलर का पैकेज दिया गया। उस समय अगर आप देखिए तो 13 से 15, वर्तमान में वो 160 से 200 बिलियन डॉलर के आसपास अमेरिका ने यूरोप के पुनरुत्थान के लिए पैसा पंप किया, जिसमें से ज्यादा पैसा फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इन सब देशों को दिया गया। और कालांतर में अमेरिका की आर्थिक मदद से धीरे धीरे ये देश क्या हुए, द्वितीय विश्व युद्ध के सदमे से बाहर निकल पाए। और अमेरिका चूंकि आर्थिक मदद कर रहा था, आर्थिक मदद के जरिए वह कहीं ना कहीं इन्हें अपने निकट ला रहा था। और इस क्रम में वो अमेरिका के आगे चलकर नाटो अलायंस जब बना तो उसमें सामरिक भागीदार बन गए। दूसरी तरफ हैरी एस ट्रूमैन अमेरिका का राष्ट्रपति था। उसने कहा कि पूरी दुनिया में समाजवाद का जो है आयरन कर्टन, एक पर्दा जो है वो बढ़ता जा रहा है, पूरी दुनिया का इस आवरण से ढकना जाए। ऐसी स्थिति में अमेरिका को फॉरेन पॉलिसी में बदलाव करना होगा। अमेरिका को दुनिया के तमाम उन देशों को आर्थिक सैन्य मदद करनी होगी जो भी समाजवाद के चुंगल से बाहर आना चाहते हैं, या जिनको समाजवादी राजनीतिक व्यवस्था का खतरा है। और ये जो दो प्लान था, इसने धीरे धीरे शीत युद्ध का दौर को आरंभ किया। और 1947 से यह स्टार्ट होता है और सोवियत रूस के विघटन तक चलता है। इसके बाद अगर आप देखें तो अगला क्या है, सोवियत रूस का विघटन होता है और शीत युद्ध का समाप्त। शीत युद्ध जैसे समाप्त होता है, पूरी दुनिया कुछ अवधि के लिए कहां चली जाती है, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, जहां दुनिया की संपूर्ण शक्ति एक ध्रुव अमेरिका के ऊपर केंद्रित हो जाती है। अब चूंकि सोवियत रूस जैसी महाशक्ति रही नहीं, अमेरिका पूरी दुनिया को अपने वर्चस्व से परिचित कराना चाहता है। और ऐसी स्थिति में अमेरिका जानबूझकर विश्व राजनीति में हस्तक्षेप करता है। कभी वह खाड़ी युद्ध में प्रवेश करता है, तो कभी वह इराक के विरुद्ध कार्रवाई करता है। दुनिया के विभिन्न मंच पर अमेरिका अपने आप को एक्टिवली इन्वॉल्व करता है। अपनी धन का, अपनी शक्ति का, अपने हथियार का, अपनी सैन्य क्षमता का, अपनी तकनीक का वह प्रदर्शन करता है। और दुनिया के मंच पर 90 के पश्चात से धीरे धीरे एकमात्र महाशक्ति के रूप में स्थापित हो जाता है। ये जो शीत युद्ध के बाद का दौर है, यानी 1991 से लेकर अगर 2001 तक हम देखें तो पूरी दुनिया में अमेरिका की दादागिरी दिखी। अमेरिका ने दुनिया के विभिन्न देशों में अपना वर्चस्व स्थापित करने की तमाम कोशिश की। बहुत सारी कोशिश जायज भी थी, बहुत नाजायज भी। राष्ट्रों की संप्रभु सीमा में अनावश्यक घुसपैठ कर दी। कई बार इराक को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, सामूहिक नरसंहार के विध्वंसक हथियार के नाम पर इराक में जबरन अमेरिका ने कार्रवाई कर दी। खाड़ी युद्ध के नाम पर वह खाड़ी तेल संसाधनों से बहुल क्षेत्र में अनावश्यक प्रवेश करता है और जो यह खाड़ी के क्षेत्र है उनको अशांत करने का प्रयास करता है। अब यह सब अमेरिका की सोची समझी चाल थी, क्योंकि दुनिया वैश्वीकरण की तरफ आगे बढ़ रही है, हर देश विकास के पथ पर अग्रसरित हो रहा है। ऐसी स्थिति में ऊर्जा आवश्यकता सबको है। अगर कोई राष्ट्र को विकास करना है तो उसे ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता चाहिए, और ऊर्जा संसाधन का बड़ा भंडार कहां है, तो इन गल्फ के देश में, खाड़ी देश में। इनके पास अपनी प्रौद्योगिकी नहीं है, माना कि इनके पास रिसोर्स है, तेल के बहुत भंडार है, लेकिन उस तेल के भंडार को निकालने का न तो तकनीक नहीं पता है, न उससे संबंधित पूरी प्रक्रिया पता है, न तो इनके पास पैसा है। ये बात कब की हो रही है, 90 की शुरुआत में। तो अमेरिकी कंपनी अपने पिछलग्गुओं के साथ, अमेरिकी कंपनी, पिछलग्गु कौन है, जितने नाटो के विकसित जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब अमेरिका के कठपुतली पिछलग्गु राष्ट्र हैं, पपेट नेशंस इनको कहते हैं अमेरिका की। ये सब अब आते हैं और खाड़ी के क्षेत्र में निवेश करते हैं। अब अगर देखिए, अगर खाड़ी का देश क्षेत्र जो है अगर शांत रहेगा, ऐसी स्थिति में सब क्या हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं अमेरिका। तो ये कबीलाई समाज रहा है, इनको आपस में लड़ाओ, शिया और सुन्नी विवाद को अनावश्यक तूल दो कि शियाओं का दमन हमेशा सुन्नियों ने किया, सुन्नियों के विरुद्ध शिया है। जानबूझकर एक राष्ट्र की सीमा में कुछ ना कुछ ऐसी वारदात को अंजाम दो जिससे इनके परस्पर संबंध क्या हो जाए, दुष्प्रभावित हो जाए। अब धीरे धीरे यहां पर आतंकवाद जैसी विचारधारा को प्रसार दो। जैसे आप देखिए, पूरी दुनिया आज आतंकवाद का जो मंजर देख रही है, खुद अमेरिका इससे प्रभावित हुआ है। इसका बीजारोपण करने वाला राष्ट्र कौन है, अमेरिका। जब अफगानिस्तान में सोवियत सेना का आक्रमण हुआ, अफगानिस्तान के आंतरिक भाग तक रूस की सेना आ गई। अफगानिस्तान की एक सामरिक स्थिति है, सामरिक मतलब जियो पॉलिटिकल, उसका लोकेशन आगे आज ही समझ जाएंगे क्या है। कि अगर अफगानिस्तान के ऊपर मध्य एशिया, नीचे देखिए पश्चिम एशिया, इधर दक्षिण एशिया, तो अफगानिस्तान का जो लोकेशन है उसके आधार पर सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया और साउथ एशिया, इन तीनों पर निगाह रखी जा सकती है। तो सोवियत रूस ने धीरे धीरे अफगानिस्तान में अपनी हस्तक्षेप करनी प्रारंभ की। अब देखिए, सोवियत रूस को वहां से भगाने के लिए 70 के दशक में अमेरिका ने इन मुजाहिदीन लड़ाकों को हथियार दिए, प्रौद्योगिकी दी, वो तमाम पैसा दिया
कि तुम रूस के सेनाओं को खदेड़ो, भगाओ। ऐसे ऐसे हथियार दिए जिससे कि सोवियत रूस की सेना को भारी नुकसान हुआ। और कालांतर में वही हथियार का प्रयोग जब अमेरिका ने अफगानिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई की तो इन्हीं अलकायदा, मुजाहिदीन, तमाम जो आतंकी संगठन है उन्होंने अमेरिका के विरुद्ध किया। आपने भस्मासुर की कहानी पढ़ी होगी कि भस्मासुर राक्षस को महादेव ने आशीर्वाद दिया था कि तुम जिसके सर पे हाथ रखोगे उसका विनाश हो जाएगा। अब भस्मासुर खुद देवताओं का ही विनाश करने निकल गया। यही कमोबेश स्थिति अमेरिका ने अफगानिस्तान में वहां के आतंकियों को वरदान देकर, वरदान में क्या दिया, अब अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में इन कट्टरपंथी ताकतों के साथ मीटिंग करते हैं, उनको पैसा देते हैं, उनको प्रौद्योगिकी देते हैं, उनको हथियार देते हैं, कहते हैं जम के लड़ो और तुम सोवियत रूस की सेना को खदेड़ो। अमेरिका को क्या भय है कि अब 21वीं सदी एशिया की तरफ जो है भाग रही है, कहीं ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान में सोवियत रूस की बढ़त का खामियाजा हमें भुगतना पड़े। ऐसी स्थिति में सोवियत रूस को हराने के लिए अफगानिस्तान के इन आतंकी संगठनों को, इन कट्टरपंथी ताकतों को अमेरिका ने हर वो चीज उपलब्ध कराई जो कालांतर में अमेरिका के लिए ही भारी पड़ी। तो ये पूरी दुनिया में जितनी समस्याएं हैं उन सब के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका बहुत हद तक जिम्मेदार रहा है। तो ये जो अवधि है इसमें दुनिया एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की तरफ बढ़ी। अब देखिए आगे क्या होता है। 9/11 की घटना 11 सितंबर 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अलकायदा के द्वारा हमला होता है और ये जो हमला है यह विश्व राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट है। यह हमला सिर्फ अमेरिका को आतंकी नुकसान पहुंचाने वाला हमला नहीं था, बल्कि अमेरिका की जो वर्चस्व, दादागिरी, प्रभुता अंतरराष्ट्रीय मंच पर कायम हुई थी पिछले 10-11 सालों में, उस पर यह व्यापक चोट थी कि जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, जो अपने को महाशक्ति कह रहा है, वो अपने घर में ही सेफ नहीं है, वो अपने ट्रेड टावर को नहीं बचा पा रहा है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्या था जी? अमेरिका के बिजनेस का एक प्रतीक था कि जो सबसे बड़े टावर को सुरक्षित नहीं कर पा रहा, जो अपने नागरिक को सुरक्षित नहीं कर पा, वो खाक दुनिया की सुरक्षा करेगा। और यहीं से धीरे धीरे अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती मिली। इधर एशिया में नई ताकतें उभरनी प्रारंभ हुई। 2000 के बाद रूस में पुतिन जैसा शख्स आता है, रिसर्जेंस ऑफ रशिया, रशिया का एक बार धीरे धीरे पुनरुत्थान होना प्रारंभ होता है। इधर चाइना, इधर भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, दुनिया में बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं वैश्वीकरण जनित परिस्थिति का लाभ लेकर आगे बढ़ने लगती है। और एक विश्व व्यवस्था जो नई बनती है उसको हम क्या कहते हैं? बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, जहां कोई एक शक्ति का केंद्र नहीं है, शक्ति विभिन्न केंद्रों में विभाजित हो गई है। सिर्फ अमेरिकी प्रभुता, अमेरिका का ही वर्चस्व नहीं है। अब रूस जो है, अब सोवियत रूस तो रहा नहीं, लेकिन एक नए स्वरूप में रूस क्या है, उभर कर आ रहा है। एक नए स्वरूप में आप देखें अंतरराष्ट्रीय मंच पर अमेरिका के साथ साथ कई अन्य विकसित देश, कई अन्य विकासशील अर्थव्यवस्था, चीन जैसी धीरे धीरे आर्थिक शक्ति का उदय होना प्रारंभ होता है, भारत जैसी आर्थिक शक्ति का उदय होना प्रारंभ होता है। और अंतरराष्ट्रीय मंच पर अगर आप देखें, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का दायरा कल तक शीत युद्ध में द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था थी, उसके बाद एक ध्रुवीय बना और फिर कहां चला आता है? बहुध्रुवीय, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। अब पोलैरिटी क्या है ये भी आपने यहां तक समझा। एक बार बैलेंस ऑफ पावर से इसी चीज को रिवाइज कर लेते हैं। तो यहां तक कल हमने आपको बताया, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो शानदार तरीके से सारी बातें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। थोड़ा सा बैलेंस ऑफ पावर के बारे में जाने कि बैलेंस ऑफ पावर का मीनिंग क्या होता है। बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन। हम ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के आधार पर हम 3 प्रकार के वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। ये कहां से आया, क्यों आया, क्या है अवधारणा? हर जगह आप शक्ति संतुलन की राजनीति, शक्ति संतुलन की राजनीति लिखेंगे। ये है क्या बैलेंस ऑफ पावर? किस चिड़िया का नाम? अंतरराष्ट्रीय राजनीति में समझे पहले आप, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दुनिया में कई देश हैं जिनके पास अलग अलग क्या है, शक्तियां विभाजित है। हर राष्ट्र के पास कुछ ना कुछ शक्ति है ना। ये शक्ति का विभाजन क्या है, अलग अलग केंद्रों में है। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में अगर साम्यावस्था, साम्यावस्था किसको कहते हैं कि अगर शक्ति का वितरण विभिन्न देशों के राष्ट्रों के मध्य अगर है तो विश्व व्यवस्था अपेक्षाकृत ठीक ढंग से चलती है। यानी शक्ति का संतुलन जो है साम्यावस्था के कारण दिखता है। हो सकता है कि मान लीजिए कोई राष्ट्र ए है, इसके पास थोड़ी अधिक शक्तियां हो अपेक्षाकृत राष्ट्र बी के, हो सकता है अपेक्षाकृत राष्ट्र सी के पास थोड़ी कम शक्तियां। लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जब तक हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था, अब इसकी कोई एग्जैक्ट परिभाषा नहीं है। साम्यावस्था का मतलब क्या है कि शक्तियों का विभाजन विभिन्न केंद्रों में, कोई एक शक्तिशाली महाशक्ति के रूप में राष्ट्र ना हो। यानी साम्यावस्था का मतलब क्या हुआ कि शक्ति का विभाजन, शक्ति का अपेक्षाकृत विभाजन विभिन्न राष्ट्रों के मध्य। अब देखिए, अगर मान लीजिए हर राष्ट्र क्या चाहता है जी, हर राष्ट्र अपनी शक्ति, अपनी प्रभाव का विस्तार चाहता है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर हर राष्ट्र की यह महत्वाकांक्षा होती है कि वो अपनी शक्ति का परमार्जन करे, अपनी शक्ति का, अपनी आर्थिक क्षमता का, अपनी प्रौद्योगिकी का विकास करे और अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रभुता सिद्ध करे, अपना डोमिनेंस, अपना वर्चस्व सिद्ध करे। और ये जो वर्चस्व सिद्ध करने के कारण यह साम्यावस्था क्या होती है, भंग हो जाती है। साम्यावस्था का मतलब आप समझ गए कि शक्ति का अपेक्षाकृत विभाजन विभिन्न राष्ट्रों में। ऐसा नहीं है मान लीजिए अगर 100 डिग्री पावर है, समझाने के लिए, तो ए के पास भी कुछ है, बी के पास भी है, सी के पास भी है, डी के पास भी है, ई के पास भी है, थोड़ा बहुत जेड के पास भी है। तो शक्ति का एक बिल्कुल समान वितरण कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हर राष्ट्र के पास संसाधन अलग अलग है, हर राष्ट्र की भौगोलिक अवस्थिति अलग अलग है, हर राष्ट्र का भौगोलिक आकार अलग है, हर राष्ट्र के पास जनसंख्या अलग अलग है। ऐसी स्थिति में सभी राष्ट्र एक समान शक्ति तो नहीं रख सकते, लेकिन शक्ति का अपेक्षाकृत विभाजन क्या है, अलग अलग राष्ट्रों में। शक्ति का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किसी एक शक्ति, एक शक्तिशाली राष्ट्र के हाथ में नहीं। जब ये व्यवस्था है तो इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, है ना, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, जहां शक्ति किसी 1, 2, 4 राष्ट्र के मध्य केंद्रित नहीं है, बल्कि शक्ति का विभाजन जो है शुरू हो गया। अजरा बानो, तुम अपने आदत पे खुद तो टीचर से पूछो।
क्या हो गया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शक्ति का जो है अपेक्षाकृत विभाजन विभिन्न राष्ट्रों के मध्य है, इसको हम कहते हैं बहुध्रुवीय। एक ध्रुव पर शक्ति का केंद्रीकरण नहीं है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है। अब देखिए हर राष्ट्र क्या चाहता है, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ, मान लीजिए समझाने के लिए कि ये जो है 6 राष्ट्र है, हर राष्ट्र क्या चाहता है, अपनी शक्ति का विस्तार करना, है ना। सभी राष्ट्र चाहता है कि वो, शक्ति का मतलब सिर्फ रिसोर्स ही नहीं होता है, अपनी आर्थिक क्षमता, प्रौद्योगिकीय विकास, अस्त्र शस्त्र, दबदबा, हर, कल महाशक्ति बताया था अमनदीप कौर, किसको कहते हैं महाशक्ति, जिसके पास आर्थिक विकास अत्यधिक हो, जिसका राजनीतिक प्रभुत्व हो और जिसके पास सैन्य क्षमता, तकनीकी, अस्त्र शस्त्र ये सब हो। तो हर राष्ट्र, शक्ति का मतलब सिर्फ पैसा का ही विकास नहीं करना होता है, शक्ति का मतलब शक्ति एक बहुआयामी अवधारणा है। अब देखिए हर राष्ट्र क्या कर रहा है, अपनी शक्ति और प्रभाव क्षमता का विस्तार कर रहा है। मान लीजिए कि 100 डिग्री पावर है, अब ए के पास अगर मान लीजिए 22 डिग्री पावर आ गया, समझाने के लिए सी के पास 18 डिग्री है और ई के पास 16 डिग्री है, एफ के पास मान लो 12 डिग्री पावर है। अब देखिए यहां पर सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है, ए, क्योंकि उसके पास शक्ति क्या है, अधिक है। अब ऐसी स्थिति में बी के पास शक्ति मात्र 8 डिग्री है, डी के पास शक्ति मान लीजिए 10 डिग्री है। समझना बैलेंस ऑफ पावर गेम कैसे चलता है। अब ए जो है उसे क्या लगता है कि बी सी डी ई एफ की तुलना में वो क्या है, अधिक शक्तिशाली है, उसके पास पैसा भी अधिक है, सेना भी है, उसके अस्त्र शस्त्र भी है ना, उसका राजनीतिक कद भी है अन्य की तुलना में बड़ा। अब ए अपने निकटवर्ती राष्ट्र बी को अपने नियंत्रण में मिलाना चाहता है, इस पर अपना प्रभुत्व कायम करता है, ये बड़ी छोटी सी शक्ति है इसके पास। तो ए क्या चाहेगा, अपनी शक्ति का और विस्तार। ऐसी स्थिति में वो अपने से कमजोर राष्ट्र को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने का प्रयास करेगा। और कल को अगर बी को मिला लिया, इसका मतलब अब ए की शक्ति क्या हो गई, बढ़ गई। अगर ए ऐसा करता है तो सी और डी या ई के में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होगी कि कल को कहीं ऐसा ना हो कि अब इसकी शक्ति भी क्या है, बढ़ गई, कल को अगला बी हम ना हो जाए, यानी अगला हम पर हमला ना हो। अब सी की शक्ति कितनी है, 18, इसकी शक्ति कितनी है, 30 डिग्री। अब एक की तुलना में सी क्या हो गया, ज्यादा कमजोर हो गया। ई के पास कितना है, 16। अब ए के कारण खतरा जो उत्पन्न हो रहा है, ऐसी स्थिति में सी क्या करेगा, या तो अपनी क्षमता का विकास करेगा धीरे धीरे, या अगर उसे असुरक्षा की भावना महसूस होगी तो चला जाएगा किसके पास, ई के पास, कहेगा कि अगला हमला हमारे और तुम्हारे ऊपर होता है, चलो दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक अलायंस बना लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं। अब देखिए सी और ई की कलेक्टिव शक्ति कितनी होगी, 18 + 16 यानी 34 डिग्री, जो ए से क्या है, अधिक हो गई। अब चूंकि सी और ई निकट आ गए हैं, ऐसी स्थिति में ए के पास बढ़त जो हासिल थी वो क्या हो गई, कम हो गई। अब ए और बी, ए बी के विलय के बाद भी ए शक्तिशाली है, परंतु अब चूंकि सी और ई कंबाइंड एक साथ आ गए हैं, ऐसी स्थिति में दोनों को अपनी सुरक्षा को लेकर अब उतनी चिंता नहीं है। इन्होंने सैन्य गठबंधन बना लिया, सामरिक संधि कर ली कि हम पर हमला तुम पर भी माना जाएगा, तुम पर हमला हम पर भी माना जाए। ऐसी स्थिति में दोनों ने क्या किया, सामरिक गठबंधन कर लिया और दोनों कलेक्टिव जो है शक्ति हो गए। ऐसी स्थिति में अब देखिए शक्ति संतुलन का एक नया परिदृश्य दिख जाएगा कि ए की शक्तियां बढ़ी भी, लेकिन ए को प्रतिसंतुलित करने के लिए, काउंटर करने के लिए सी और ई क्या है, एक साथ आए। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी यही होता है। नाटो क्या था जी, एक सामरिक गठबंधन था, यूएसएसआर के प्रभाव को कम करने के लिए। अकेला अमेरिका शुरू में सक्षम नहीं था, तो उसने क्या कर लिया, नाटो अलायंस बना लिया और अपने साथ बहुत सारे राष्ट्र को लेकर आया और कहा सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत, एक के ऊपर हमला सब पर माना जाएगा। अब देखिए एक को लग रहा था, क्या अमेरिका को लग रहा था कि सोवियत रूस से कल को कोई खतरा हम पर हो सकता है। ऐसी स्थिति में अपनी सुरक्षा के मद्देनजर उसने क्या किया है, वह नाटो अलायंस बनाता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बच्चों ये शक्ति संतुलन चलता रहता है। एक राष्ट्र जैसे ही अपनी प्रभाव, शक्ति, क्षमता का परिमार्जन करता है, दूसरे राष्ट्र की शांति, सुरक्षा, राष्ट्रहित प्रभावित होने लगता है, उन्हें कहीं ना कहीं भय होने लगता है। और ऐसी स्थिति में उस राष्ट्र के आर्थिक विकास, उस राष्ट्र के सैन्य विकास को रोकने की साजिश सभी करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके विरोधी ही करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए, अगर दक्षिण एशिया में अगर भारत का अत्यधिक आर्थिक विकास हो जाए, अगर भारत का अत्यधिक सैन्य क्षमता का विकास हो जाए, अगर भारत का अत्यधिक जो है वह हथियार, अस्त्र शस्त्र, प्रौद्योगिकी का विकास हो जाए, तो खतरा जितना चाइना को है उतना ही खतरा किसको है, बांग्लादेश को भी हो सकता है, उतना ही खतरा पाकिस्तान को हो सकता है, उतना ही खतरा नेपाल को हो सकता है, उतना ही खतरा म्यांमार को हो सकता है। तो एक की क्षमता, एक की शक्ति, एक के प्रभाव क्षेत्र का यदि विस्तार होता है तो कई राष्ट्र अपनी सुरक्षा की चिंताओं के मद्देनजर संवेदनशील हो जाते हैं। ये जो बैलेंस ऑफ पावर है कि इनकी शक्तियां बढ़ी, उसको काउंटर करने के लिए हमें भी क्या करना होगा, अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा। अगर शक्ति नहीं बढ़ा पाए तो हमें गठबंधन करना होगा, हमें सामरिक समझौता करना होगा, ताकि हम सुरक्षित रह सके, कल को इस राष्ट्र की बढ़ती महत्वाकांक्षा हम पर आक्रमण न कर दे। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन चलता रहता है और यह कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि हर राष्ट्र जो है वो अपनी क्षमता, अपनी शक्ति का परिमार्जन चाहता है। इसी बैलेंस ऑफ पावर के आधार पर पोलैरिटी बनती है, ध्रुवीयता, और उसी ध्रुवीयता के आधार पर आपने तीन विश्व व्यवस्था देखी। पहला एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, जिसको आप कहते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। दूसरे को आप कहते हैं द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था, बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। और तीसरे को कहते हैं बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। ये ध्रुवीयता क्या है ना। अब ये नीरज शर्मा इस प्रश्न का जवाब भारत पाक संबंध में देंगे, यहां नहीं। चलिए, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है ना। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का मतलब क्या हो गए, शक्ति का
शक्ति के केंद्र में किसी एक शक्तिशाली राष्ट्र की उपस्थिति, किसी एक शक्तिशाली राष्ट्र की उपस्थिति। द्विध्रुवीय में बताने की जरूरत है क्या? शक्ति दो ध्रुवों में विभाजित, शीत युद्ध के दौर को, सोवियत रूस और यूएसए अमेरिका। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का मतलब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, कि शक्ति सिर्फ किसी एक या दो राष्ट्र के हाथों में केंद्रित नहीं है, बल्कि शक्ति अलग अलग राष्ट्रों के इर्द गिर्द संगठित है। अब आप बताएं, पहले कंसेप्ट पढ़ो, अभी समीक्षा नहीं करना है ना, अभी बेसिक कंसेप्ट की क्लास है, लिखा है मैंने मूलभूत अवधारणा, पूरा आईआर इसी पर आएगा कि ब्रिक्स ने क्या किया, सब क्या किया, सब आगे पढ़ेंगे, है ना, धैर्य रखें। अब देखिए आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि तीनों जो ध्रुवीयता के तीन आयाम है, उसमें सबसे अच्छा विश्व राजनीति के लिए कौन सा आयाम है, बताओ कमेंट करके। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था या द्विध्रुवीय या बहुध्रुवीय, कॉमन सेंस की बात। सबसे कम असुरक्षा की भावना कब होगी और सबसे अधिक असुरक्षा की भावना कब होगी, आप बताइए। सबसे कम असुरक्षा की भावना अंतरराष्ट्रीय मंच पर कब होगी? शक्ति संतुलन सर्वाधिक का दौर कहां देखा जाएगा? बिल्कुल रवि, बहुत सारे लोग, कि जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, ये अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, स्थायित्व के लिए क्या है? अच्छा है ना, कि सभी राष्ट्र जो है उनके पास शक्ति का वितरण है, थोड़ा थोड़ा शक्ति की मात्रा सबके पास है, कोई मोहल्ले में एक ऐसा बाहुबली टाइप का नहीं है ना, गुड्डू भैया टाइप का कोई नहीं है, शक्ति अलग अलग केंद्रों में क्या है? विभाजित। ऐसी स्थिति में विश्व व्यवस्था क्या है? उसमें शांति, सुरक्षा, स्थायित्व दिखता है। अगर कुछ हद तक देखें तो द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था भी, उसमें भी दो ध्रुव में जब बटा रहेगा, कहीं ना कहीं युद्ध जैसी परिस्थितियां बनेगी। सामने वाला कुछ भी करने से पहले सोचेगा कि सामने से कहीं हम पर हमला ना हो जाए, क्योंकि द्विध्रुवीय में भी क्या है? दो ध्रुव में है। अगर एक कुछ करता है तो हमेशा उसे क्या भय रहेगा कि दूसरा रिटेलिएट ना करे, है ना। तो अगर हम कहें तो द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में भी जोखिम है, लेकिन सर्वाधिक नुकसान विश्व व्यवस्था को किससे है? यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर से है। कि एक ही मोहल्ला में बाहुबली हो गया, पूरे मोहल्ले की नींद चैन हराम कर रखी है। यानी पूरी विश्व व्यवस्था में अगर एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था है तो इसके जोखिम सर्वाधिक है। किसी भी राष्ट्र की संप्रभु सीमा में कभी कोई घुसपैठ कर सकता है। अगर वर्चस्व का यह दौर होगा तो अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, स्थायित्व क्या होगी? खराब होगी। मैंने द्विध्रुवीय को भी कुछ हद तक क्यों कहा? क्योंकि दो ध्रुव है, एक अगर कुछ करता है तो थोड़ा खतरा दूसरे से भी रहता है कि दूसरा कहीं जवाब न दे दे, है ना। इसलिए युद्ध जैसी परिस्थितियां। तो क्या है ध्रुवीयता? अब आप आराम से समझ पाए, क्लियर है? कोई डाउट? अब ये सब लिखने की क्या जरूरत है, आप आराम से समझ लें कि द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का मतलब शक्ति के दो ध्रुवों में विश्व राजनीति का विभाजन, और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में शक्ति के बहुत सारे ध्रुव, यानी शक्ति का विभाजन अलग अलग ध्रुवों में शक्ति के बहुत। जैसे आज आप देखिए, आज विश्व व्यवस्था में एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ रूस है, तीसरी तरफ चीन है। ब्रिटेन और फ्रांस को भी आप हल्के में नहीं ले सकते। इधर उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में भारत अपना दबदबा रखता है, उधर ब्राजील, साउथ कोरिया। आज पूरी विश्व व्यवस्था जो है वो क्या है? बहुध्रुवीय। तो बहुध्रुवीयता की स्थिति में जोखिम कम होता है, शांति, सुरक्षा, स्थायित्व को थोड़ा अधिक बल मिलता है ना। चलिए अब आते हैं, थोड़ा सा दो तीन टर्म है जो बच्चों को परेशान करता है। लिखो ध्रुवीयता, है ना, उसमें एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था लिखो। कोमल अनुदेवी लिखो फटाफट। हाँ, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर लिखिए। जब विश्व व्यवस्था में शक्ति किसी एक शक्तिशाली राष्ट्र के इर्द गिर्द केंद्रित हो, लिखा हुआ है, जल्दी लिखो फटाफट। जब विश्व व्यवस्था में शक्ति किसी एक शक्तिशाली राष्ट्र के इर्द गिर्द केंद्रित हो, है ना, किसी एक शक्तिशाली राष्ट्र के इर्द गिर्द क्या हो? केंद्रित हो, वह हो गई एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। उदाहरण के रूप में 1991 से लेकर 2001 के बीच अमेरिका, 1991 से लेकर 2001 के बीच में अमेरिका। आज भी अमेरिका अपना वर्चस्व गाहे बगाहे दिखा ही देता है ना। यद्यपि बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था है, लेकिन अमेरिका के पास आर्थिक शक्ति, सैन्य क्षमता, राजनीतिक प्रभुत्व इतना अधिक है कि आज बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में भी वो सबसे अग्रणी राष्ट्र है। सोचिए कि 27 से 31 ट्रिलियन डॉलर उसकी इकोनॉमी है। उसके बाद जो दूसरा कंपटीटर है वह 17 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। हम भारत 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के आसपास है। तो अमेरिका, आप सोचिए कि 31 ट्रिलियन डॉलर, अनुमान अलग अलग, मिनिमम 27, मैक्सिमम 31 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। तो 1991 से लेकर 2001 के बीच में अमेरिका, यूनिपोलर वर्ल्ड पूरी दुनिया ने देखा, है ना। द्विध्रुवीय में लिखो अनु, शक्ति का विभाजन दो ध्रुवों में, उदाहरण के रूप में शीत युद्ध। शक्ति का विभाजन दो ध्रुवों में, उदाहरण के रूप में शीत युद्ध के दौर में। और बहुध्रुवीय लिखिए, विश्व व्यवस्था में शक्ति का विभाजन अनेक राष्ट्रों के मध्य, शक्ति का विभाजन अनेक राष्ट्रों के मध्य 2001 के पश्चात, हाँ अर्चना आभा, 2001 के पश्चात से लेकर अब तक, है ना। चलिए ध्रुवीयता क्या है, क्लियर हो गया। हर जगह हम लोग ये टर्म लिखेंगे, द्विध्रुवीय है, एक ध्रुवीय है, बहुध्रुवीय है ना। आगे बढ़ते हैं। तीन टर्म छात्रों को बहुत परेशान करता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी को लेकर। एक है जियो स्ट्रैटेजी, दूसरा है जियो पॉलिटिक्स, और तीसरा है जियो इकोनॉमिक्स। जियो इकोनॉमिक्स, इसको हम कहते हैं भू सामरिकता, भू सामरिक या सामरिकता। इसको कहते हैं हम भू राजनीति, भू राजनीति, और इसको कहते हैं भू आर्थिकी। कई बार ये तीनों टर्म मिलते जुलते प्रतीत होते हैं, है ना, लेकिन इन तीनों में मौलिक अंतर है। और सबसे ज्यादा
बहुध्रुवता का मतलब हरमित लिखो, जब शक्ति का विभाजन विभिन्न राष्ट्रों के मध्य, जब शक्ति का विभाजन विभिन्न राष्ट्रों के मध्य हो। है ना। उदाहरण के बाद 2001 के पश्चात से लेकर अब तक विश्व व्यवस्था। अब देखिए बच्चों, ये तीन टर्म आप गाहे बगाहे बहुत प्रयोग करेंगे। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में 5-7 संबंध है जो आप लगभग आंसर में जब भी विदेश नीति लिखेंगे, बायलैटरल रिलेशन लिखेंगे आप, एक सबसे फेमस टर्म अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और स्थायित्व। पहला ये 3 शब्द आपके उत्तर में अधिक दिखेगा। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था। तीसरा भू सामरिकता, भू राजनीति या भू आर्थिकी। भू आर्थिकी कम यूज होता है, सर्वाधिक भू सामरिकता और भू राजनीति। है ना। समझते हैं, इत्मीनान से पहले समझें। है ना। सबसे पहले हम इसमें जियो पॉलिटिक्स को उठाते हैं। है ना। जियो पॉलिटिक्स, भू राजनीति। अब आप देखेंगे तो गौर करेंगे तो ये 2 टर्म से मिलकर बना है, ज्योग्राफी प्लस पॉलिटिक्स। यानी एक तरफ राजनीति, दूसरी तरफ भूगोल। अगर शाब्दिक दृष्टिकोण से देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि भू राजनीति के अंतर्गत हम किसी देश के भौगोलिक स्वरूप द्वारा उसकी राजनीतिक गतिविधियों के प्रभाव का आकलन करते हैं कि किसी भी देश की राजनीति को, किसी भी देश की विदेश नीति को उसकी भौगोलिक अवसंरचना, भौगोलिक अवस्थिति, जनसंख्या, भौगोलिक संसाधन, ये तमाम प्रभावित करते हैं। कोई भी राष्ट्र जो अपनी विदेश नीति का निर्माण करता है, अंतरराष्ट्रीय मंच पर वह अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करता है। इस क्रम में वह अपने भूगोल का ध्यान रखता है। यानी अंतरराष्ट्रीय राजनीति या किसी देश की राजनीति को प्रभावित करने में उसके भौगोलिक कारक का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्या है भौगोलिक कारक, जरा इसको समझते हैं तो और क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए, अगर हम भौगोलिक कारक के अंतर्गत हम क्या क्या देखते हैं। पहला, किसी भी राष्ट्र की भौगोलिक अवस्थिति, ज्योग्राफिकल लोकेशन। है ना, कि वह कहां स्थित है। ज्योग्राफिकल लोकेशन मतलब कि क्या वह महासागरों से घिरा हुआ है, महासागरों, नदी आदि से घिरा हुआ है। क्या वह भू आबद्ध है, लैंड लॉक्ड है, भू आबद्ध है, इसको हम कहते हैं लैंड लॉक्ड। या क्या वह बफर स्टेट है। क्या बफर स्टेट, हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिरोधक राज्य। मतलब किसी राष्ट्र को भूगोल ने जो अवस्थिति प्रदान की है उसके आधार पर वह कहां स्थित है, कि चारों ओर वह, क्या वह चारों ओर स्थलों से घिरा है, स्थलों से घिरा है, या चारों तरफ वह महासागरों से घिरा है, या वह भू आबद्ध है। भू आबद्ध मतलब चारों तरफ जमीन से घिरा है, समुद्र नहीं है। या वह बफर स्टेट है। बफर स्टेट अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हम कहते हैं वैसा स्टेट जो 2 शक्तिशाली राष्ट्रों के मध्य अवस्थित है। जैसे आप नेपाल को देखिए, एक तरफ ऊपर चाइना और नीचे भारत, दोनों के मध्य क्या है, बफर स्टेट के रूप में नेपाल है। अगर मान लीजिए नेपाल की स्थिति कमोवेश देखिए कि उसे दोनों ही राष्ट्रों से खतरा है, क्योंकि भूगोल ने उसे ऐसी अवस्थिति प्रदान की है जहां वह दोनों राष्ट्र से घिरा हुआ है। और जब हम बफर स्टेट, पहले समझ लो फिर सवाल पूछो, जब बफर स्टेट की बात करते हैं तो 2 शक्तिशाली राष्ट्र के मध्य जो भी स्थित होता है वो राष्ट्र क्या कहलाता है, बफर स्टेट। हमारे दोनों ही राष्ट्र क्या चाहेंगे, उस पर अपना प्रभाव उत्पन्न करना। ऐसी स्थिति में जो बफर स्टेट में राष्ट्र होता है वह सदैव जो है असुरक्षा की भावनाओं से ग्रस्त होता है। प्रतिरोधक राष्ट्र क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दोनों के मध्य अवस्थित है। जैसे आप देखिए, इधर जो है चाइना है, बीच में नेपाल है, और इधर जो है पूरा भारत है। ये जो नेपाल की अवस्थिति है, इधर चीन जैसी महाशक्ति, नीचे भारत जैसी, उसके बीच में नेपाल अवस्थित है। हाँ, मंगोलिया भी कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया, बफर स्टेट। अब देखिए, अगर बफर स्टेट आप है तो आपकी सुरक्षा की चिंताएं रहती है। कई बार बफर स्टेट चालू भी होता है, वो दोनों को मिलाकर रखता है, कभी इससे फायदा लेता है, कभी उससे फायदा लेता है। देखिए नेपाल शुरू में हमसे फायदा लिया, लंबे समय तक 5 दशक तक लगभग भारत के एहसानों के बोझ तले दबा रहा। देखा कि धीरे धीरे भारत की जगह दुनिया में कौन बढ़ रहा है, आगे चाइना। तो थोड़ा टर्न योर कैप अराउंड द विंड, थोड़ा अपना टोपी घुमा लें जिधर हवा आ रही। देखा कि चीन का विकास हो रहा है, चाइना उभरती हुई महाशक्ति है, छोड़ो भारत का दामन, पकड़ लिया दामन चाइना का। तो जो बफर स्टेट होते हैं एक प्रकार से वो संक्रमित जोन में, उन्हें हमेशा भय होता है, ऊपर से चाइना का, नीचे से भारत का। तो अगर भौगोलिक अवस्थिति आपकी ऐसी ही है, ऐसी स्थिति में आपकी सुरक्षा को लेकर चिंता है। देखिए, ये आपने नहीं किया है, ये आपको भूगोल ने वो स्वरूप प्रदान किया। हाँ, भूटान भी कह सकते हैं। अब देखिए, भू आबद्ध देश जो होगा, लैंड लॉक्ड, ऑब्वियसली अगर कोई लैंड लॉक्ड कंट्री है तो उसको ट्रेड करने के लिए डिपेंडेंसी किस पर होगी, उसकी दूसरे राष्ट्रों पर हो, है ना जी। जैसे मान लीजिए नेपाल अपना पत्तन की सुविधा तो भूटान और नेपाल को नहीं है, पोर्ट की फैसिलिटी, बंदरगाह नहीं है, तो हमारे हल्दिया कलकत्ता जो पोर्ट है उससे एक ट्रांजिट हम रास्ता देते हैं, तब नेपाल तक गुड्स जाता है। यानी हमारे हल्दिया पोर्ट पे सामान नेपाल का उतरता है, या नेपाल से सामान जो दुनिया के अन्य देशों को जाता है, उसको ट्रांजिट फैसिलिटी, पारागमन सुविधा कौन देता है, भारत। तो अगर कोई भू आबद्ध देश है तो 2-3 बातें आप समझ लीजिए कैसे उनकी विदेश नीति और उसकी राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा। कि चारों तरफ अगर वो स्थलों से घिरा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है कि चारों तरफ वो अगर स्थलों से घिरा हुआ है, इसका मतलब बंदरगाह उसके पास नहीं है। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सबसे ज्यादा सस्ता रास्ता क्या होता है जी, समुद्र का। तो ऐसी स्थिति में उसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए निर्भरता, चाहे स्थल के रास्ते हो चाहे जल के रास्ते हो, किसी अन्य देश पर हो। दूसरी तरफ अगर चारों तरफ से वह भौगोलिक
अन्य देशों की भौगोलिक सीमा से घिरा है तो सीमा सुरक्षा की चिंताओं के मद्देनजर उसे अधिक खर्च करना हो। एक अच्छा भी यह है कि उसे नौसेना पर खर्च ज्यादा नहीं करना होगा क्योंकि समुद्र नहीं। दूसरी तरफ अगर कोई राष्ट्र चारों तरफ महासागर से घिरा है, ऐसी स्थिति में उसे अपनी सैन्य क्षमता विस्तार में सर्वाधिक पैसा कहां खर्च करना है? नौसेना पर। और किसी राष्ट्र की भौगोलिक अवस्थिति जो है वह उसे दुनिया के मंच पर अग्रणी राष्ट्र में शामिल करती है। अमेरिका के महाशक्ति बनने के पीछे उसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? उसका जियोपॉलिटिक्स, उसकी भौगोलिक अवस्थिति। अगर आप गौर करें तो देखिए दो तरफ अमेरिका किससे घिरा हुआ है। अगर आप देखें अमेरिका तो इधर जो है पैसिफिक प्रशांत महासागर और इधर अटलांटिक महासागर, नीचे मैक्सिको जैसा कमजोर देश और ऊपर कनाडा जैसा देश। अब देखिए कि अमेरिका की नौसेना के दम पर अमेरिका ने पूरे विश्व व्यापार पर, विश्व राजनीति पर अपना वर्चस्व कायम कर रखा है। आए दिन आप समझ सुनते हैं कि 7th फ्लीट को यहां पर खड़ा कर दिया गया। मेडिटेरेनियन सी में अमेरिका का 7th फ्लीट है। पूरी विश्व व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित कैसे कर रहा है अमेरिका अपनी नौसैन्य क्षमता के। ब्रिटेन का जो राइज हुआ उसके भौगोलिक अवस्थिति के कारण, कि ब्रिटेन की नौसेना ने अन्य देशों की नौसेना के ऊपर बढ़त हासिल की। तो किसी भी राष्ट्र की भौगोलिक अवस्थिति, उसमें कई फैक्टर हैं, उसके विदेश नीति को प्रभावित करती है। हम जब जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं तो जियोपॉलिटिक्स में जैसे भूगोल से कई बार जनसंख्या, आर्थिक संसाधन भी किसी राष्ट्र को मिलते हैं। ऐसी स्थिति में जनसंख्या के आकार वृद्धि को भी भौगोलिक परिस्थितियां प्रभावित करती है। जैसे आपने सुना होगा कि जो अत्यधिक ठंडे प्रदेश है वहां प्रजननशीलता की दर क्या होती है? कम है। बहुत अधिक गर्म जलवायु है तो भी, लेकिन अगर मृदु जलवायु है, ना अत्यधिक गर्म ना कम ठंड ना अत्यधिक ठंड, वैसे स्थिति में फर्टिलिटी ज्यादा होती है। जनसंख्या, किसी राष्ट्र के संसाधन जनसंख्या भी है। तो भौगोलिक परिस्थितियां किसी राष्ट्र की विदेश नीति को कैसे प्रभावित करती है, और इसके कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उस राष्ट्र का दबदबा जो बनता है, यही पूरा क्या कहलाता है? जियोपॉलिटिक्स। यानी भूगोल ने ही उसे ऐसी संरचना प्रदान की है जिसके कारण विश्व के मंच पर उसका एक स्थान देखा जाता है। और इन सब के पीछे कारण क्या है? भूगोल। अगर मान लीजिए कोई देश चारों तरफ स्थलों से घिरा है तो वह अपने स्थल सेना पर खर्च करता है। जैसे भारत की अवस्थिति देखिए कि भारत की अवस्थिति हमारी कैसी है? हिंद महासागर, इंडियन ओशन, दो तरफ से लगभग 3 कहले 2.5 कहले तरफ से हम भारत जो है समुद्र से घिरा हुआ। उत्तर में हमारे पास हिमालय की पहाड़ियां हैं। तो जो भारत की भौगोलिक अवस्थिति है वह दक्षिण एशिया में भारत को बढ़त प्रदान करती है। हमारे पास पोत बंदरगाह की भी फैसिलिटी है और समुद्र की सीमा लगने के कारण हम सीमा सुरक्षा को लेकर स्थल की तुलना में कम चुनौतियां हैं। तो किसी भी राज्य की राजनीति को, किसी भी देश की विदेश नीति को प्रभावित भूगोल भी करता है, और भू राजनीति के अंतर्गत हम इसी का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट और थर्ड पॉइंट क्या है? पहला क्या है? चारों ओर स्थल से घिरा, बिल्कुल समझाने के लिए आपको लिखा है। भू आबद्ध, यहां पर पोर्ट फैसिलिटी बता रहा हूं कि पोर्ट के लिए दूसरे पर डिपेंडेंसी होगी, यहां सैन्य बल के लिए। हाँ, भू राजनीति के बारे में बस 2 लाइन नोट करिए फटाफट, जल्दी। कमेंट कम करो, पहले समझ लो पूरा, देखो सब मिल जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। लिखिए जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति। जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति। भू राजनीति शब्द 2 शब्द भूगोल तथा राजनीति से मिलकर बना है। भू राजनीति शब्द 2 शब्द भूगोल तथा राजनीति से मिलकर बना है। सामान्य तौर पर किसी भी राष्ट्र की भौगोलिक अवस्थिति, किसी भी राष्ट्र की भौगोलिक अवस्थिति, आकार, किसी भी राष्ट्र की भौगोलिक अवस्थिति, आकार, जनसंख्या, भौगोलिक संसाधन की उपलब्धता या अभाव, भौगोलिक संसाधन की उपलब्धता या अभाव उस राष्ट्र की विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के मध्य संबंध स्थापना के क्रम में, राष्ट्रों के मध्य संबंध स्थापना के क्रम में उसका भौगोलिक कारक जो उस राष्ट्र की राजनीति या विदेश नीति को प्रभावित करता है, उसका भौगोलिक कारक जो उस राष्ट्र की नीति, विदेश नीति को प्रभावित करता है, भू राजनीति कहलाता है। भू राजनीति कहलाता है। जैसे आप देखो कि यूएसए की एक केस स्टडी है कि यूएसए के पास एक ऑप्टिमम पॉपुलेशन भी है। अगर हम कहें इसमें आप कई अन्य चीज भी आप जोड़ सकते हैं। जैसे आपने यहां पर देखा, यहां पर आप जनसंख्या भी जोड़ सकते हैं, आप आकार भी जोड़ सकते हैं। राष्ट्र का आकार भी बहुत बड़ा नहीं और बहुत छोटा नहीं, है ना। ये किसने उसे प्रदान किया? जैसे आप देखिए रूस की बात करें और अमेरिका, दोनों की बात करें, केस स्टडी दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करें। अमेरिका की तुलना में रूस के पास क्या है? बहुत अधिक भौगोलिक क्षेत्र है। 12 टाइम जोन रशिया में है। सोचिए, एक छोर से दूसरा छोर जो है पहुंचने में 3 दिन 4 दिन का समय लग जाता है।
कम से कम, ज्यादा ही अगर हम कहें तो। सोचिए कि भूगोल ने अमेरिका को भी बड़ा भौगोलिक क्षेत्र दिया है और रशिया को अत्यधिक बड़ा क्षेत्र दिया, लेकिन अमेरिका की तुलना में रूस की जलवायु दशाएं, अमेरिका की तुलना में रशिया की अवस्थिति आप देखिए कि रशिया की जो अवस्थिति है, रशिया के पास अगर ऊपर बाल्टिक के देश अगर साथ न दे तो फिर अंतरराष्ट्रीय पत्तन की सुविधा उधर से ना हो। इधर जो जापान के पास रशिया का जो पैसिफिक से सीमा टच होता है वो बर्फ से ही घिरा है सालों भर। तो जो रूस की अवस्थिति है, भूगोल ने उसे बहुत बड़ा आकार दिया है, प्राकृतिक संसाधन भी प्रचुर दिए हैं, परंतु उन संसाधन के दोहन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां भी होनी चाहिए, संसाधन के दोहन के लिए तकनीक भी होनी चाहिए, मानव के आवागमन हेतु जलवायु दशाएं होनी चाहिए। जैसे आप अक्सर सुनते हैं फार लुकिस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया भी बनी है। रूस के सखालिन, रूस के जो उत्तर पूर्व के क्षेत्र है जहां पर तेल गैस के बड़े भंडार है, जहां पर रेयर अर्थ मटेरियल्स है, उनको अब तक रशिया एक्सप्लोर नहीं कर पाया है क्योंकि -50 डिग्री से नीचे टेंपरेचर है और वहां पर एक्सप्लोरेशन के लिए लाख आप प्रयास करें, एक्सप्लोरेशन का कॉस्ट बहुत अधिक है, आउटपुट कम होता है, टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। तो भूगोल ने रूस को प्राकृतिक संसाधन भी दिया, बहुत बड़ा आकार दिया, लेकिन अगर अमेरिका से तुलना करें तो अमेरिका के पास आकार भी ऑप्टिमम है, पॉपुलेशन भी ऑप्टिमम है। 35.5 करोड़ अमेरिका की आबादी है, जबकि उसकी तुलना में रूस की आबादी बहुत कम है। अब तो रूस यूक्रेन वार के बाद आबादी और क्या है, और घट जाएगी। सोचिए कि इतना ज्यादा भूगोल ने उसे प्रदान किया, परंतु उसकी जो अवस्थिति है वह अमेरिका की तुलना में विश्व मानचित्र पर उसको थोड़ा कम बढ़त प्रदान करती है। यूरेशिया का पार्ट है रशिया, यूरोप में भी है और एशिया में भी। इधर अमेरिका दो तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, ऐसी स्थिति में उसे अपनी सीमा की सुरक्षा पर, सिर्फ नौसेना क्षमता के विकास पर काम करना है। पड़ोस में राष्ट्र कैसे हैं, यह भी आपको भूगोल ही प्रदान करता है। देख लें भारत की स्थिति कि दुर्भाग्य कहें कि हमें ऐसे पड़ोसी मिले हैं जो कभी हमें शांति नहीं रहने देते। हमेशा भारत के पड़ोस में चीन, पाकिस्तान जैसे राष्ट्र हमेशा भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। अमेरिका में क्या, अमेरिका की अवस्थिति देखिए, कनाडा, मैक्सिको जैसे कमजोर देश उसके उत्तर और दक्षिण की सीमा पर है। सीमा सुरक्षा का खतरा, आज मान लो ना अमेरिका महाशक्ति हो गया, लेकिन आज से पहले सीमा की सुरक्षा को लेकर भारत जैसी समस्या रही थी क्या? आज आप देखिए कि दक्षिण एशिया में भारत की भौगोलिक अवस्थिति, पड़ोस में ऐसे ऐसे शत्रुतापूर्ण राष्ट्र की उपस्थिति, ये हमने अपने चाहकर हमने अपना स्थान नहीं लिया कि हमें भैया यही स्थान दुनिया में चाहिए, या भूगोल ने हमें प्रदान की। तो कई बार किसी भी राज्य का आकार, उसकी जनसंख्या, उसका भौगोलिक अवस्थिति, उसके पास भूगोल ही कई बार संसाधन आपको देता है। ये सब उस राष्ट्र की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं और यही चीज हम जियोपॉलिटिक्स में अध्ययन करते हैं। क्लियर हो गया, समझ गए कि क्या है जियोपॉलिटिक्स? कि किसी भी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियां, भौगोलिक कारक, यथा आकार, अवस्थिति या संसाधन उसके पास क्या है, जनसंख्या क्या है, ये सब उसके विदेश नीति को गहराई से प्रभावित करते हैं और इन बातों का ध्यान रखकर कोई राष्ट्र अपनी विदेश नीति बनाती है। जैसे एग्जांपल से समझिए, अगर कोई देश भू आबद्ध देश है, चारों तरफ अगर लैंडलॉक्ड है, पोर्ट तो है नहीं, पोर्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं समुद्र में तेल खनन के लिए बहुत सारे आपके जो है वह संसाधन भी नहीं होंगे। अगर आप भू आबद्ध हैं और ऊर्जा जरूरतों के लिए अगर आपको कहीं ना कहीं बंदरगाह चाहिए, ऐसी स्थिति में भारत की अगर हम बात करें तो भारत अपने भौगोलिक अवस्थिति के कारण दक्षिण हिंद महासागर, दक्षिण एशिया में भारत की अवस्थिति हिंद महासागर के ऊपर हमें ज्योग्राफिकली हमें क्या करती है, एक बढ़त भी प्रदान करती है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियां भी लाती है। अब इसी जियोपॉलिटिक्स को हम दो भाग में बांटकर देखते हैं। देखिए ये जो जियोपॉलिटिक्स है, इसी के दो पार्ट के रूप में आप देखें, जियो स्ट्रैटेजी और जियो इकोनॉमिक्स। ये तीनों जुड़ जाते हैं, है ना। अगर जियोपॉलिटिक्स, आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको कई बार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संवेदनशील बना देता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आपको न चाहकर भी आपकी भौगोलिक अवस्थिति आपको सुरक्षा संबंधित कारणों से महत्वपूर्ण बना देता है। किसी भी राष्ट्र के पास उपलब्ध खनिज संसाधन, वह भी उसे किसने दिया है, भूगोल ने दिया है। यहां भी टर्म क्या है, जियो और इकोनॉमिक्स, एक तरह से ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमी का कॉम्बिनेशन आप समझे कि किसी भी राष्ट्र की भूगोल ने उसे जैसी आर्थिक परिस्थितियां प्रदान की है, जो भी मिनरल्स है, खनिज है, वह उस राष्ट्र को एक बढ़त प्रदान करती है, उसकी विदेश नीति को वह भी प्रभावित करती है। उदाहरण के रूप में खाड़ी के तेल बहुल क्षेत्र जो 90 के दशक से पहले इन्हें कोई पूछ नहीं रहा था, लेकिन जैसे वैश्वीकरण का आगाज होता है, इन खाड़ी देशों में जो अकूत तेल के भंडार है, या इनको भूगोल ने प्रदान की, और ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया की निगाह इन राष्ट्रों की तरफ आई। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यह सब किससे हो रहा है, आपकी भौगोलिक जो अवस्थिति है, भौगोलिक, उससे राष्ट्रों की नजर आप पर आती है और आपकी जियोपॉलिटिक्स आपको विश्व राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ी करती है। भू सामरिकता, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में किसी भी राष्ट्र की भौगोलिक अवस्थिति उसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संवेदनशील बनाती है। इसमें दोनों का ही हाथ है, चाहे जियो इकोनॉमिक्स कह लें, चाहे जियोपॉलिटिक्स। अगर भारत की अवस्थिति दक्षिण एशिया में ना हो, ऐसी स्थिति में अमेरिका का भारत के प्रति आकर्षण नहीं होगा अधिक। चाइना जैसी महाशक्ति को काउंटर बैलेंस करना है तो एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करना होगा, और एशिया में बढ़त तभी हासिल होगी जब यहां के मजबूत खिलाड़ी दावेदार के साथ एक रणनीतिक साझेदारी करनी हो। भू सामरिकता, सामरिकता आप समझते हैं, आपको बताया गया कि सामरिक संबंध में हम क्या करते हैं, सैन्य संबंध, रक्षा संबंध, परमाणु, महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध, है ना, आयात, हथियारों का आयात निर्यात, तमाम ये सब चीजें सामरिक संबंध में, चाहे समुद्र सीमा की सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों के मद्देनजर हो। जैसे आप देखिए कि अगर दक्षिण एशिया में भारत की अवस्थिति यहां है, ऐसी स्थिति में अगर आप देखिए तो यह बहुत बड़ा यह जो है ट्रेड रूट है। इधर जो मलक्का स्ट्रेट से अगर आप देखें, इधर साउथ चाइना सी, इधर इंडियन ओशियन में भारत की अवस्थिति भारत को भू सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनाती है। यह जो भू सामरिकता है, यह सैन्य संबंधों, रणनीतिक बढ़त को बताता है कि अगर पूरे एशिया में तेल का यह बड़ा जो है रूट है,
व्यस्ततम व्यापारिक मार्ग है जो भारत के निकट से होकर गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में अगर इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, समुद्री सीमा की सुरक्षा चाहिए तो जो भी राष्ट्र है उसको भारत का साथ चाहिए। और यह क्षेत्र कम बड़ा नहीं है, यहां से लेकर आप देखें इधर अंडमान के ऊपर तक, यह पूरा का पूरा क्षेत्र जो है यह भारत की भू सामरिक अवस्थिति को बताता है कि भूगोल ने जो इसको अवस्थिति प्रदान की उसके कारण अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन के क्रम में इसका महत्व क्या है, बढ़ा है। तो सामरिक दृष्टिकोण से सुरक्षा संबंधित, चाहे व्यापार मार्ग की सुरक्षा हो, चाहे चाइना का अमेरिका के विरुद्ध में एशिया में बढ़ता हुआ कद है, तो अगर चाइना को काउंटर बैलेंस करना है तो भारत की भौगोलिक अवस्थिति भारत को अमेरिका के निकट न चाहकर भी ला देती, क्योंकि चाइना को अगर काउंटर करना है तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत एशिया में अमेरिका के पार्टनर हो सकते हैं। तो भू सामरिकता कि किसी भी देश की भौगोलिक अवस्थिति न सिर्फ उसकी विदेश नीति को प्रभावित करती है बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी उसे संवेदनशील बनाती है सुरक्षा संबंधित कारणों से, चाहे वो सीमा की सुरक्षा हो, चाहे समुद्री सीमा की सुरक्षा हो, चाहे उसके पास उपलब्ध संसाधन, उसको लेकर राष्ट्रों की पैनी निगाह होती है। जैसे आप देखिए जियो इकोनॉमिक्स में गल्फ के क्षेत्र में अकूत तेल के भंडार 90 से लेकर अब तक वहां एक्सप्लोरेशन चल रहा है और आप देखिए गाहे बगाहे इस क्षेत्र को हमेशा अशांत किया गया। अमेरिका इजराइल को क्यों बैक करता है जी? आपको क्या लगता है ईसाई और यहूदी धर्म के कारण ही? इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अगर ये जो देश है आपस में लड़ते भिड़ते न रहे, अगर इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थायित्व हो गया तो फिर अमेरिकी या अन्य पश्चिम की कंपनियों को यहां पर तेल खदान चलाने में समस्या हो जाएगी, इनके तेल के रेट निर्धारण करने पर रोक लग जाएगी। अब देखो ये देश क्या करते हैं पश्चिम की ताकतें कि ये खाड़ी के देश के पास जो तेल है उनको निकालने के लिए प्रौद्योगिकी उनको देते हैं, बदले में उससे तेल खरीद लेते हैं और तेल का भी रेट अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपको क्या लगता है ओपेक कंट्री निर्धारित करती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग आपूर्ति के आधार पर उसका रेट निर्धारण ये वेस्टर्न की कंपनी करती है। संपत्ति हमारा, रेट निर्धारण कौन कर रही? पश्चिम की ताकतें। इनसे तेल लेती है, बदले में इनको पैसा का भुगतान कैसे करती है? हथियार देकर, कि जितना तेल खरीदे उसकी भरपाई के क्रम में हथियार बेचकर। तेल का रेट इन्होंने फिक्स कर रखा है परंतु हथियार का रेट इन्होंने नहीं फिक्स कर रखा है। हथियार का रेट पश्चिम के देश के हाथ। राफेल प्लेन में ऐसा क्या है, हीरे की परत लगी हुई है क्या कि पूरा प्लेन हीरा का बनाया गया है कि 2500 करोड़ रुपया दाम होगा? आप समझ लें एक सामान्य हवाई जहाज जिससे हम लोग 180 सीटर से ट्रैवल करते हैं उसकी कीमत कितनी होती है जी? 10 से 15 करोड़ रुपए मैक्सिमम। लेकिन राफेल में F-16 में क्या हीरा का परत लगा हुआ है? मिसाइल जो है वो सोने का उसका कवर है क्या? सोने से मिसाइल चलता है, उसका स्ट्रेटेजिक वैल्यू है, सामरिक महत्व है कि वो विध्वंस करता है बड़ा। अब उसके सामरिक महत्व का आकलन कौन करता है? ये पश्चिम की ताकतें। ये हमारा जहाज है, इसका दाम 2500 करोड़ रुपया होगा एक जहाज का, और तुम्हारे तेल का दाम हम निर्धारित करेंगे। भू आर्थिकी, भूगोल ने उन्हें आर्थिक संसाधन प्रदान किया है और उसके कारण वे देश विश्व राजनीति में चाहे ना चाहे कहीं ना कहीं वह आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। बहुत सारे देश हैं जिनके पास अपार सोने का खदान है, बहुत सारे देश हैं जिनके पास रेयर अर्थ मटेरियल है, बहुत सारे देश हैं जिनके पास तेल है। अब आप देखिए तेल का भंडार धीरे धीरे कम होना, इन विकसित देशों की निगाह कहां चली गई? चाइना की, यूरोप के देशों, अफ्रीका की तरफ, क्योंकि इन्हें भविष्य में संसाधन की अगर लूट करनी है तो अगला बड़ा अखाड़ा कहां है? अफ्रीका। भू आर्थिकी अमेरिका या ब्रिटेन या फ्रांस या अन्य जो भी ताकतें हैं अफ्रीका में जो निवेश कर रही है, अफ्रीका की जो बंदरबाट कर रही है, बहुत सारी चाइनीज कंपनी वहां जा रही है। भारत भी अफ्रीका के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करना चाहता है। भारत क्या चाहता है? अभी हमारे प्रधानमंत्री कहां जा रहे हैं? अफ्रीका में आदिवासियों का गाना सुन रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। हम सांस्कृतिक संबंध मजबूत करना चाहते हैं। अफ्रीकी यूनियन को G20 में हमने सदस्यता दिलवा दी, वो हमारे ऋणी है। अब ऐसी स्थिति में जब अफ्रीका यूनियन के देशों में, अफ्रीकी देशों में चीन की कंपनियां न चाहकर भी दखलंदाजी कर रही है, वहां गृह युद्ध जैसे हालात, पश्चिम की कंपनियां अफ्रीका में निवेश के नाम पर बंदरबाट कर रही है। यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अफ्रीका को भूगोल ने आर्थिक संसाधन दिए। तो भू आर्थिकी अब आप समझ पा रहे होंगे क्या है कि किसी भी राष्ट्र की भौगोलिक संरचना ने जो भी उसे खनिज संसाधन तमाम उपलब्ध कराए और उसके कारण उसकी विदेश नीति पर जो प्रभाव होता है यह भू आर्थिकी के अंतर्गत। पहले यह सामान्य परिभाषा थी, वर्तमान में भू आर्थिकी में और नए पक्ष जुड़ गए कि कोई राष्ट्र अपने व्यापारिक संबंध, अपने निर्यात के जरिए, अपनी व्यापारिक क्षमताओं को विकास के जरिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कैसे स्थापित होता है, ये उसकी भू आर्थिकी बताती है। जैसे चाइना ने जर्मनी को रिप्लेस करके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड दुनिया की एक सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया। विश्व बाजार का, विश्व के व्यापार का 12 से 13% अकेला चाइना निर्यात कर रहा है। तो भू आर्थिकी के अंतर्गत एक नई चीज जुड़ी कि सिर्फ आर्थिक संसाधन जो भूगोल ने आपको दिए वही नहीं, कोई राष्ट्र अपने आर्थिक संसाधनों का प्रबंधन कर कैसे विश्व राजनीति में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराता है, कैसे व्यापार संबंधित प्राथमिकताओं के मद्देनजर वो अपना आर्थिक विकास करता है और अपने आर्थिक विकास के क्रम में प्रायः व्यापार को तरजीह देते हुए विदेशी संबंध की स्थापना करता है। जो भी देश ऐसे हैं वो सामरिक संबंधों के स्थान पर व्यापारिक संबंधों पर बल देंगे, क्योंकि सामरिक संबंध जहां स्टार्ट हुआ दूसरे राष्ट्र का कान खड़ा हो गया। व्यापार को लेकर कोई ऐसी समस्या नहीं आती। तो भू आर्थिकी, भू राजनीति, भू सामरिकता ये बड़ा कंफ्यूज करती है। भू सामरिकता क्या हुआ कि जो भूगोल ने आपको अवस्थिति प्रदान की है उसके कारण विश्व राजनीति में आपको लेकर जो शक्ति संतुलन की राजनीति चली है, आपकी भू सामरिक अवस्थिति आपको महत्वपूर्ण बनाती है या आपको कमजोर बनाती है। तो हमने जो नोट किया क्लियर है? कोई डाउट? चलिए हमने जियोपॉलिटिक्स लिखा, थोड़ा सा भू सामरिकता लिख लो, 1-2 लाइन, है ना। हमने जियोपॉलिटिक्स आपको लिखवा दिया, क्या है समझ गए सारा चीज क्या है। चलिए अब एक हेडिंग बनाइए, जियो स्ट्रैटेजी, भू सामरिकता। बार बार ये शब्द इतनी बार बच्चों पढ़ोगे, है ना, सुनते सुनते थक जाओगे। भू सामरिक, भू राजनीतिक, ठीक है, लिखिए। क्लियर है तो अच्छी बात। लिखिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भू सामरिकता, जियो स्ट्रैटेजी
किसी राष्ट्र की भौगोलिक अवस्थिति या किसी राष्ट्र की भौगोलिक अवस्थिति या भूगोल द्वारा प्रदान किए गए भूगोल द्वारा प्रदान किए गए भौतिक संसाधन आकार, जनसंख्या आदि से उसकी सुरक्षा या अन्य राष्ट्रों की सुरक्षा के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वर्चस्व की स्थापना के क्रम में उसके महत्व को रेखांकित करता है। साधारण भाषा में, आम भाषा में, कि किसी देश की भौगोलिक अवस्थिति कॉमा भूगोल द्वारा प्रदान अन्य पहलू उसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस प्रकार प्रासंगिक या अप्रासंगिक बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसे किस प्रकार प्रासंगिक या अप्रासंगिक बनाती है। भूसामरिकता कहलाती है। उदाहरण के रूप में लिख लो, एग्जाम्पल से और समझ जाओगे। उदाहरण के रूप में भारत की दक्षिण एशिया में भौगोलिक अवस्थिति, उसे न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से संवेदनशील या महत्वपूर्ण बनाती है, न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से उसे महत्वपूर्ण व संवेदनशील बनाती है, अपितु एशियाई क्षेत्र में चीन के द्वारा उत्पन्न सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर, एशियाई क्षेत्र में चीन के द्वारा उत्पन्न सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर अमेरिका या अन्य पश्चिमी देशों को भारत के साथ भारत के साथ या भारत का सहयोगी के रूप में, भारत को सहयोगी के रूप में बनाने को विवश करती है। अमेरिका कितना भी चाहे हमसे शत्रुता पाल ले, लेकिन एशिया में उसको खतरा किससे है जी? चाइना से। और चाइना को काउंटर करने के लिए हम यहां एशिया के दक्षिण भाग में अवस्थित हैं। समुद्र से सीमा है। चाइना की देखिए भौगोलिक अवस्थिति, चाइना जो है आधा से ज्यादा क्या है जी? शीत मरुस्थल है। चाइना को सिर्फ समुद्री तट एक छोर पर मिलता है। चीन की आबादी का लगभग 60-70% कहां रहता है जी? अगर आप देखें तो ये जो पार्ट है चाइना का, अगर आप देखें, मान लीजिए चाइना का ये पार्ट है, ऐसे समझने के लिए, तो चाइना की आबादी अधिकांश कहां रहती है? इन क्षेत्र में। इधर क्या है जी? समुद्र की सीमा है। ये जो चाइना का लगभग जो है 60% क्या है जी? लिखवा रहे हैं अमनदीप कौर, धैर्य रखो, आ रहे हैं हम, कुछ नहीं छूटेगा। चाइना की अवस्थिति देखिए, चाइना की भौगोलिक अवस्थिति, बड़ा क्षेत्र है किस काम का? आधा जो है आपका शीत मरुस्थल है। इधर जो आप देखें तो ये आपका कोस्टल बेल्ट है, और यहां पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? अत्यधिक है ना। अगर चाइना इधर भी, इसकी लोकेशन अगर इधर भी समुद्री सीमा अगर इधर भी रहती तो चाइना को और बढ़त होती। तो चीन की आबादी अधिकतर कहां है? यही बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है, सर्वाधिक जो है घना आबादी है। तो भौगोलिक अवस्थिति कैसे भारत को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक मजबूत प्लेयर के रूप में स्टैब्लिश कर देती है। न चाहकर भी अगर चाइना को काउंटर करना है तो अमेरिका को हमारा साथ चाहिए ही चाहिए, वरना चाइना एशिया में अमेरिका को पानी पिला सकता है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, ये सब क्यों निकट आ रहे हैं? क्यों सामरिक गठबंधन बना रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या है? चाइना को घेरने की, और भारत की भौगोलिक अवस्थिति उसे एक बढ़त प्रदान करती है। सर्वाधिक व्यस्ततम व्यापारिक मार्ग भारत के पास से होकर गुजरता है। जैसे अभी आपने देखा था ईरान पर जब हमला हुआ इजराइल का, तो ईरान ने क्या कहा? स्वेज नहर बंद कर दिया जाए, है ना, ट्रेड जो रूट है उसको ब्लॉक कर दिया जाए, है ना। सोचिए,
अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भूगोल आपको महत्वपूर्ण कैसे बना देता है, भू सामरिकता ये डिसाइड करती है। हाँ, चलिए आगे भू आर्थिकी लिखते हैं। देखिए भू आर्थिकी, सुप्रिया गौतम अपने काम से मतलब रखो बेटा, काम आएगा, है ना। जियो इकोनॉमिक्स लिखिए, किसी भी देश की विदेश नीति को प्रभावित करने में, किसी भी देश की विदेश नीति को प्रभावित करने में, किसी भी देश की विदेश नीति को प्रभावित करने में उसके पास उपलब्ध आर्थिक संसाधनों, खनिज संसाधन यथा खनिज संसाधन, आर्थिक संसाधनों खनिज संसाधन आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रायः राष्ट्र अपनी विदेश नीति के निर्धारण के क्रम में, प्रायः राष्ट्र अपने विदेश नीति के निर्धारण के क्रम में अपनी आर्थिक संरचना का विशेष ध्यान रखते हैं, अपनी आर्थिक संरचना का विशेष ध्यान रखते हैं। भू आर्थिकी किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति को प्रभावित करने के क्रम में, भू आर्थिकी किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति को प्रभावित करने के क्रम में उसके पास उपलब्ध आर्थिक संसाधनों, उसके पास उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के महत्व को दर्शाता है, महत्व को दर्शाता है। वर्तमान में भू आर्थिकी का दायरा बढ़ता जा रहा है, वर्तमान में भू आर्थिकी का दायरा बढ़ता जा रहा है। हाल के वर्षों में भू आर्थिकी के अंतर्गत, हाल के वर्षों में भू आर्थिकी के अंतर्गत किसी देश के विदेश नीति के निर्धारण के क्रम में, किसी देश की विदेश नीति के निर्धारण के क्रम में उसके व्यापार वाणिज्य आर्थिक क्षेत्र संबंधित विभिन्न पहलू, उसके व्यापार वाणिज्य आर्थिक विकास से संबंधित विभिन्न पहलू की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है, अत्यधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह भू आर्थिकी को बतलाता है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह भू आर्थिकी को बतलाता है। निष्कर्ष क्या हुआ? जियोपॉलिटिक्स, भूगोल ने जो आपको अवस्थिति दी है उसके कारण जो आप राजनीति करते हैं, विदेश नीति को जो प्रभावित करता है, ये जियोपॉलिटिक्स है। इसके कारण आप कितने सुर्खियों में बने हैं, कितने देशों का ध्यान आप आकर्षित कर रहे हैं, है ना। ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आप कितने प्रासंगिक हैं अथवा नहीं है, ये बताता है भू सामरिकता। और भू आर्थिकी बताता है कि भूगोल ने आपको जो आर्थिक संसाधन प्रदान किया उसके कारण कोई राष्ट्र आपसे संबंध स्थापित करना चाहता है या नहीं, किसी अन्य राष्ट्र की निगाह में आप कितने महत्वपूर्ण है अथवा नहीं, या व्यापार वाणिज्य या अन्य आर्थिक पहलुओं के विकास के लिए आप कैसी नीतियां निर्धारित करते हैं, ये आपकी भू आर्थिकी डिसाइड करती है। तो तीनों अलग अलग है, लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय संबंध की बात होती है तो तीनों परस्पर क्या होते हैं बच्चों, जुड़ जाते हैं। जियोपॉलिटिक्स के कारण जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस आपका बनता है ना। आपकी भौगोलिक अवस्थिति विश्व मानचित्र में आपको एक बढ़त प्रदान करती है। इस कारण आप राष्ट्रों के शक्ति संतुलन में चाहकर या न चाहकर भी आप भाग बन जाते हैं। जैसे अफगानिस्तान की अवस्थिति आप देखिए कि अफगानिस्तान, इसके ऊपर सेंट्रल एशिया, इधर आप देखिए तो पूरा का पूरा वेस्ट एशिया, इसके नीचे पूरा साउथ एशिया। अफगानिस्तान का जियोपॉलिटिकल लोकेशन या जियोपॉलिटिक्स, आप ये समझिए अफगानिस्तान का जो जियोपॉलिटिक्स है या इसे जियो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंस बना देता है। जियो स्ट्रैटेजिकली क्या करता है, इंपॉर्टेंस बना देता है या इंपॉर्टेंट बनाता है ना। देखिए आप जब भारत अफगानिस्तान संबंध पढ़ेंगे तो हम क्या कहते हैं कि ये जो अफगानिस्तान है ये सभ्यताओं का कब्रगाह है, विभिन्न सभ्यताओं का टकराहट हुआ। पश्चिम से, सेंट्रल एशिया से सभी आक्रांता जो आते थे वो अफगानिस्तान पर बढ़त बनाना चाहते थे, एएफजी, क्योंकि यहां अगर कंट्रोल है तो नीचे पाकिस्तान तो था ही नहीं, पहले इंडिया का ही पार्ट था। दक्षिण एशिया में घुसपैठ हम कर पाएंगे। इधर जो है सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं तो कोई बात ही नहीं, अगर इधर से आ रहे हैं तो ऊपर सेंट्रल एशिया तक, और इधर वेस्ट एशिया पूरा का पूरा ईरान से लेकर वो पार्ट। जियोपॉलिटिक्स अफगानिस्तान को ये लोकेशन प्रदान करता है और इस लोकेशन के कारण अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इसका महत्व क्या है, कद क्या है, बढ़ जाता है। तो जियो स्ट्रैटेजिकली इसका सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। हर राष्ट्र क्या चाहता है, इस पर अपना बढ़त बना ले, है ना। समझ गए कि जियो पॉलिटिक्स क्या है, जियो स्ट्रैटेजी क्या है। ओवरलैप कर देते हैं हम लोग लिखते वक्त, कहीं भू राजनीति लिख देते हैं, कहीं भू सामरिकता लिख देते हैं, जब जो मन आता है लिख देते हैं। भू सामरिकता अलग हुआ,
और भू आर्थिकी क्या हुआ? अगर अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ही हम देखें तो अफगानिस्तान में क्या है जी? रेयर अर्थ मटेरियल है, दुर्लभ खनिज है अफगानिस्तान में, तो वो भू आर्थिकी उसे प्रदान करती है। तो जियो पॉलिटिक्स, जियो स्ट्रैटेजी, जियो इकोनॉमिक्स कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चों, है ना। चलते हैं थोड़ा डिप्लोमेसी पर चर्चा कर लेते हैं। किसी को यहां तक में कोई डाउट है फटाफट पूछ लो, जियो स्ट्रैटेजी, जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमी में आराम से। अगर कहीं कोई डाउट है 5 बार समझाऊंगा। नहीं होंगे बच्चों। भू आर्थिकी क्या है, भू राजनीति क्या है, भू सामरिकता क्या है। चलते हैं थोड़ा डिप्लोमेसी के बारे में, टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी की चर्चा करते हैं। चलिए, अच्छी बात है, सभी समझ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा कूटनीति के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। वैसे विदेश नीति जब पढ़ेंगे भारत की तो बहुत चीज आ जाए। हाँ बताओ, क्या समझा दें? सीधे सवाल पूछो ना, ये लिखने की जरूरत क्या है? एक बात और समझा दूं। यूक्रेन क्या है? यूक्रेन एक देश है। जियो इकोनॉमिक्स, भूगोल ने जो उसको आर्थिक खनिज संसाधन प्रदान किया है ना, उसके कारण जो उसका महत्व है। जियो पॉलिटिक्स का ही पार्ट क्या है? जियो इकोनॉमिक्स। आपने देखा कि जियो पॉलिटिक्स हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हमने फिगर में कैसे बनाया? जियो पॉलिटिक्स का ही पार्ट क्या है? जियो इकोनॉमिक्स। जियो स्ट्रैटेजी, किसी स्थान की भौगोलिक अवस्थिति उसे विश्व राजनीति में, शक्ति संतुलन की राजनीति में कितना प्रासंगिक बनाती है अथवा नहीं बनाती है, उसके महत्व को हम जियो स्ट्रैटेजी के आधार पर देखते हैं, है ना। जियो इकोनॉमिक्स, उसके पास उपलब्ध आर्थिक संसाधन या अपने व्यापार, वाणिज्य, आर्थिक गतिविधि के विकास के लिए जो वह देश विदेश नीति बनाता है, वह विदेश नीति उसकी भू आर्थिकी डिसाइड करती है। जैसे चाइना को निर्यात आधारित इकोनॉमी बनानी, तो वो जब दुनिया के अन्य देशों से संबंध स्थापित करेगा तो वो हथियार बेचने की बात नहीं करेगा, वो हथियार खरीदने की बात नहीं करेगा। चाइना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, तो उसका जियो इकोनॉमिक्स उसकी फॉरेन पॉलिसी को गाइड करेगा कि भैया जहां सस्ता माल बेच सको, आर्थिक समझौता करो, आर्थिक विकास के लिए दुनिया के देशों के साथ संबंध स्थापित करो। ये क्या है? उसकी जियो इकोनॉमी उसकी फॉरेन पॉलिसी को कह रही है, दिशा प्रदान कर रही है कि तुम व्यापारिक संबंधों, निवेश, इन सब पर काम करो, न कि तुम हथियार या शक्ति संतुलन में अनावश्यक। आज आप देखिए 1970s के डिकेड से ही चाइना धीरे धीरे उसका शांतिपूर्ण उदय हो रहा है। 90 के बाद से यह उदय क्या है? बहुत तीव्र गति से बढ़ा। 2000 तक चाइना ने अपने को विश्व राजनीति से अलग कर लिया, है ना। जियो पॉलिटिक्स में भूगोल भी देखते हैं, जनसंख्या, आकार, भौगोलिक अवस्थिति सब देखते हैं, और जियो इकोनॉमी में सिर्फ आर्थिक चीजें देखते हैं। कोमल भाटेजा, क्लास में ध्यान नहीं रहेगा तो 50 बार पूछोगे, है ना। जियो इकोनॉमिक्स, जैसे अब चाइना की विदेश नीति जब अन्य देशों के साथ संबंध डिसाइड करती है, निर्धारित करती है, तो अधिक से अधिक क्या है? व्यापार की बात करती है, क्योंकि चाइना निर्यात उन्मुखी अर्थव्यवस्था है। चाइना पहले अपने को उसने सक्षम बना लिया, तब वह विस्तारवाद पर उतर कर आया। पहले उसने अपने को एक आर्थिक रूप से क्या किया? एक सशक्त राष्ट्र के रूप में परिणत किया, ढाला, और इस क्रम में उसने आर्थिक निर्यात उन्मुखी अर्थव्यवस्था, है ना। तो जियो इकोनॉमिक्स किसी राष्ट्र की विदेश नीति के निर्धारण के क्रम में क्या ध्यान देती है कि वह विदेश नीति के निर्धारण के क्रम में किस प्रकार आर्थिक विकास पर काम करे, किस प्रकार वह निवेश, वाणिज्य, व्यापार आदि के विकास पर काम करे। चलिए, अब जिनको कोई डाउट है पूछो, डिप्लोमेसी कल पढ़ेंगे, है ना। चलिए, जितना आज पढ़ाया हूं उसी पर पूरा भारत चाइना और चाइना इंडिया चाइना 2-3 क्लास होगी, क्यों घबरा रहे हैं? सब पढ़ेंगे वहां पर। जियो पॉलिटिक्स ब्रॉडर कंसेप्ट नहीं हुआ, उसी का पार्ट है। ऐसे देखो, इधर लिख लो जियो पॉलिटिक्स, है ना, इधर लिख लो जियो इकोनॉमिक्स। किसी राष्ट्र की विदेश नीति के निर्धारण के क्रम में भौगोलिक कारक में यथा आकार, अवस्थिति, जनसंख्या, खनिज सभी शामिल है। जियो इकोनॉमिक्स में भूगोल ने उसको आर्थिक संसाधन क्या प्रदान किया, सिर्फ वही शामिल है, समझे। ये ब्रॉडर कंसेप्ट है, ये लघु अवधारणा है, ये बृहत अवधारणा है ना। देखिए कि किसी राष्ट्र की विदेश नीति के निर्धारण के क्रम में भौगोलिक कारक यथा आकार, अवस्थिति, जनसंख्या, खनिज, यहां खनिज है और यहां पर क्या है? भौगोलिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यहां पर क्या कहता है कि किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति के निर्धारण के क्रम में आर्थिक कारक, खनिज संसाधन, व्यापार, वाणिज्य आदि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जियो इकोनॉमिक्स का बात हो गया, ये बृहत अवधारणा है, व्यापक अवधारणा है ना, क्योंकि इसमें भूगोल भी है और अर्थव्यवस्था भी है। कोमल भाटेजा, है ना, इधर जो है यहां पर अगर आप देखें तो ये लघु अवधारणा है ना, लघु अवधारणा है, क्योंकि जियो
पॉलिटिक्स का ही पार्ट क्या है, जियो इकोनॉमिक्स, जियो स्ट्रैटेजी। अब अगर नहीं समझे, चलिए, हाँ एक संदर्भ वहां जियो इकोनॉमिक्स हो सकता है, नो डाउट, उत्कर्ष आनंद, है ना। जब इतना समझते हो तो यूक्रेन क्या है ये पूछते तुम्हें जब इतना तुम अंदर समझ रहे हो तो यूक्रेन क्या है तुम्हें नहीं पता है। चलिए, चलिए, जिनको कोई डाउट नहीं है शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। जिनको पढ़ लेना समकालीन विश्व राजनीति, ये पूरी दुनिया की राजनीति है ना। जब इसको समझने लगोगे तो बहुत मजा आता है ना। अंतरराष्ट्रीय राजनीति क्यों कैसे चलती है, हर राष्ट्र क्या चाहता है, कैसे भू सामरिकता जो है किसी राष्ट्र को अंतरराष्ट्रीय मंच पर लाकर खड़ा करती है। चलिए ठीक है, आप सब शांति से पढ़ेंगे तो और अच्छा पढ़ाया जाएगा, शांति से, तल्लीनता से। आपकी कब स्थिति हरमीत सिंह भूगोल ने जहां आपको है वो आप थोड़ी लाए हो, है ना। है उत्कर्ष आनंद, 12वीं क्लास, रंजना कुमारी, समकालीन विश्व राजनीति लिखता हूं सभी लोग, समकालीन, कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की, है ना। तो बढ़त प्रदान करती है, सोना है उनके पास, सोना मतलब तेल है, सबकी पैनी निगाह, सबकी नजर वहां पड़ी, न चाहते हुए भी उनके यहां हस्तक्षेप होना स्टार्ट हुआ। तो भूगोल ने उनको तेल प्रदान किया, तेल के कारण अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उनका महत्व बढ़ा और उसको लेकर शक्ति संतुलन होने लगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट अभी छोड़ दो, जब बायलैटरल पढ़ाएंगे तब देखना। चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए देखो, अंतर विषयक दृष्टिकोण एक स्तर पर आकर सभी विषय मिल जाते हैं, है ना। आईआर वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत जुड़ता है और आईआर का जो स्टार्टिंग 5-7 क्लास है वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत इंस्पायर्ड है, क्योंकि सब कुछ निकला है इतिहास के से ही ना जी। तो अगर आप विश्व इतिहास पढ़े हैं, जो लोग नहीं पढ़े आगे दोबारा पढ़ेंगे और समझ में आएगा। चलिए, मुझे नहीं लगता आप कोई जेन्युइन सवाल है, ठीक है।